हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटीजेंस के बारे में। यहाँ हमारा एंटीजेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारा एंटीजन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में बाकी जो चीज़ें इसमें छूट जाएंगी उसको देखने वाले हैं। तो इसमें हम एंटीजेंस के पूरे बेसिक को कवर करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले डेफिनीशन पार्ट एज यूजुअल। एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन इज अ सब्सटेंस जो इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी दोनों चीज़ों को शो कर पाए। अब इनका मतलब क्या होता है वो देखते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है और एंटीजेनिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है जो चीज़ इंड्यूस कर पाए इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे। इम्यूनोजेनिसिटी उसको कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारा एंटीजन है वो अगर जाके बी सेल को एक्टिवेट करवा दे जिसकी वजह से बी सेल प्लाज्मा सेल या मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाए और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगे जो कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, तो उसको कहेंगे कि वो इम्यूनोजेनिसिटी शो कर रहा है। जैसे अगर टी सेल से एग्जांपल है, तो अगर वो एंटीजन टी सेल से जाके बाइंड हो जा रहा है, देन इफेक्टर सेल्स और मेमोरी टी सेल्स अगर बना दे रहे हैं, कन्वर्ट करवा दे रहा है टी सेल्स को, तो हम कहेंगे कि इम्यूनोजेनिसिटी उसके अंदर है। ठीक है, अगर एक और बात अगर हम यहाँ पे नोट डालें कि इम्यूनोजेंस क्या होते हैं। इम्यूनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोजेंस। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था कि एंटीजेनिसिटी जो शो करे। एंटीजेनिसिटी का मतलब क्या है? जो स्पेसिफिक फाइनल प्रोडक्ट के साथ बाइंड कर सके ऐसा सब्सटेंस। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? हमारा एंटीबॉडीज हो सकता है, या टी सेल सरफेस हो सकता है, या हमारा बी सेल सरफेस होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एंटीजेनिसिटी। एनी सब्सटेंस दैट कैन शो इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी इज कॉल्ड एंटीजेंस। ठीक है, एक गोल्डन रूल यहाँ पे क्या याद करना है कि अगर अगर कोई मॉलिक्यूल इम्यूनोजेनिसिटी शो कर रहा है तो वो एंटीजेनिसिटी शो करेगा ही करेगा। मतलब अगर कोई इम्यूनोजेन है तो वो एंटीजन जरूरी होगा, लेकिन रिवर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर एक बड़ा सर्कल बना है तो ये एंटीजन है और इसके अंदर ये पार्ट है इम्यूनोजेन का। तो ये जो इम्यूनोजेन है वो एंटीजन है, लेकिन ये एंटीजन वो इम्यूनोजेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक एग्जांपल क्या है? हैप्टेन का, जो कि हम आगे देखने वाले हैं बेसिकली। हैप्टेन क्या है? इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इम्यूनोजेन नहीं है। इम्यूनोजेनिसिटी वाला प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होते हैं, इपीटोप्स और पैराटोप्स क्या होते हैं। मतलब इपीटोप्स क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी 4 to 5 अमाइनो एसिड। मतलब आप समझो कि ये कोई एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन में भी कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा ना जो जाके एंटीबॉडी से कनेक्ट होगा, मतलब एंटी इम्यून सेल्स से जाके कनेक्ट हो, या टी सेल्स के साथ या बी सेल्स के साथ या कनेक्ट होगा। तो उस पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट को जो एंटीजेनिसिटी शो करता है उसको क्या कहते हैं? इपीटोप्स। एंटीजेनिसिटी हमने जैसे क्या देखा था कि जो बाइंड करे फाइनल प्रोडक्ट से, बी सेल से, टी सेल से, एंटीबॉडी से। तो जो एंटीजन का भी जो स्पेसिफिक पार्ट जो कनेक्ट होगा उसको कहते हैं इपीटोप। ठीक है, ये सेंसिटाइज करता है बी सेल को, टी सेल को। आप समझ ही चुके हैं, मतलब जो बी सेल या फाइनल प्रोडक्ट बी सेल, टी सेल, एंटीबॉडीज के साथ जाके जुड़े उसको कहते हैं एंटीबॉडी, इपीटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैराटॉप। जैसे हमारे पास जो एंटीजन के पास स्पेसिफिक पार्ट था जो जुड़ रहा था फाइनल प्रोडक्ट के साथ, वैसे पैराटॉप एंटीबॉडी का स्पेसिफिक पार्ट जो कि हमारा एंटीजन से जुड़ने वाला है उसको क्या कहते हैं? पैराटॉप। तो इपीटॉप हमारा एंटीजन में होता है और पैराटॉप हमारा एंटीबॉडी में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इपीटोप्स को हम ना दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक लीनियर और एक कन्फर्मेशनल। ठीक है, नॉन सीक्वेंशियल जिसको कहते हैं, सीक्वेंशियल, नॉन सीक्वेंशियल। तो जो लीनियर है मतलब चेन इसका क्या होता है? जो इपीटोप है हमारा, जो 4 to 5 अमाइनो एसिड का जो चेन है वो लीनियर होगा, तो उसको क्या करेंगे? सीक्वेंशियल और लीनियर इपीटोप। ठीक है, और कन्फर्मेशनल मतलब फॉर्म बाय टर्शरी फोल्डिंग। मतलब वो जो चेन है वो टर्शरी फोल्डिंग अगर उसका हो गया तो वो लीनियर नहीं बचा, उसको क्या कहेंगे? कॉन्फर्मेशनल। अब इसमें मेन याद करने वाली चीज़ क्या है कि जो लीनियर इपीटोप्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? टी सेल्स प्लस बी सेल्स। लेकिन जो कन्फर्मेशनल होगा उसको केवल और केवल बी सेल्स ही, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को केवल बी सेल्स ही संभाल सकता है। आप ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, तो इपीटोप क्या था
कि हमारे एंटीजन के ऊपर भी स्पेसिफिक साइट जहाँ वो एंटीबॉडी से कनेक्ट होता है, और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर वो लीनियरली प्रेजेंट है तो हम उसको सीक्वेंशियल कहेंगे, और लीनियरली नहीं प्रेजेंट है, टर्सरी फोल्डिंग के बाद प्रेजेंट है, तो उसको कन्फर्मेशनल या नॉन सीक्वेंशियल कहते हैं। तो ये था हमारा एपिटोप्स और पैराटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैप्टेन के बारे में। ये क्या होता है? पार्शियल एंटीजन है। क्यों पार्शियल एंटीजन है? सबसे पहले तो इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन नेक्स्ट जो मेन पार्ट है कि वो एंटीजेनिक होता है, मतलब बाइंड तो कर सकता है, ठीक है, एंटीबॉडीज के साथ या फिर हमारे जो भी इम्यून सेल्स के साथ बाइंड तो कर सकता है, लेकिन इम्यूनोजेनिक इफेक्ट नहीं होता है। मतलब हमारा एंटी बॉडी प्रोडक्शन, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसको इंड्यूस नहीं करवा पाता। तो इसके अंदर क्या है? एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए हम इसको क्या कह नहीं कह सकते, एंटीजन नहीं कह सकते, इसलिए उसको पार्शियल एंटीजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक कैरियर प्रोटीन ऐड कर दें तो इसके पास इम्यूनोजेनिसिटी भी आ जाता है, मतलब ये कंप्लीट एंटीजन बन जाता है। मतलब हैप्टेन अगर उसको कैरियर प्रोटीन दे दे तो कंबाइन हो जाएगा और इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब इम्यूनोजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मूला नहीं होता मैथ्स में, A+B=C, तो ये हमारा हैप्टेन था, बी हमारा कैरियर प्रोटीन और सी हमारा कंबाइंड सेफ इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इम्यूनोजेंस बन जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकता है। ठीक है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉम्प्लेक्स हेप्टेन और सिंपल हेप्टेन। सिंपल हेप्टेन मतलब क्या? एक ही पीटॉप होगा, मतलब एक ही पॉइंट होगा जहाँ से वो एंटीबॉडी से जुड़ सकता है, और कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन टू इपीटॉप्स होंगे। अगर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टाइप है, अगर इसका विजिबल प्रेसिपिटेट बनता है, इसका कोई विजुअल प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, क्योंकि एक ही इपीटॉप है तो हमें विजिबल नहीं होता है। ठीक है, ये हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंटीजन और होस्ट का रिलेशनशिप कैसा होता है, मतलब कि हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेसिकली एंटीजन को सेल्फ और नॉन सेल्फ में। ठीक है, सेल्फ का मतलब क्या है? इसको ऑटो एंटीजेंस भी कहते हैं, मतलब ये जो होस्ट है उसका खुद का एंटीजन को हम सेल्फ एंटीजन या ऑटो एंटीजन कहते हैं। नो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, मतलब यहाँ पे सेल्फ टॉलरेंस होता है, उन सारे एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर है उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है, टॉलरेंस डेवलप्ड रहता है। ये हमारा जब भी मैचुरेशन होता है, हमारा जो भी बी सेल टी सेल, तो उनको पहले एक निगेटिव सिलेक्शन और पॉजिटिव सिलेक्शन करके होता है, तो उसमें निगेटिव सिलेक्शन के अंदर हम सारे एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं और उसको सेल्फ टॉलरेंट बनाते हैं। अगर कोई बी सेल या टी सेल हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसी स्टेज पे हम उसको किल कर देते हैं। ठीक है, और यही हमारे ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, जो ऑटो इम्यून हमारे डिजीज़ होते हैं उसमें यही हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि बायोलॉजिकल अल्टर्ड कैंसर सेल में हमारा सेल्फ और नॉन सेल्फ नहीं पहचान पाते, हमारे सेल्फ एंटीजन जो होते हैं उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगता है उसको किल करने के लिए बेसिकली। ठीक है, अगर हम नॉन सेल्फ की बात करें तो एलो एंटीजेंस होते हैं, आइसो एंटीजन होते हैं, हेटेरो एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, एलो एंटीजेंस का क्या मतलब है? स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब वो हमारे खुद का नहीं है, लेकिन हमारे स्पीसीज में सबके अंदर कॉमन होता है, मतलब सारे इंडिविजुअल के अंदर टिश्यूज के ऊपर वो प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक। लेकिन ऐसा ज़रूरी होना चाहिए कि एलो एंटीजन के अंदर कि सारे स्पीसीज में वो सेम टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीजन, और अगर स्पेसिफिक बोले तो सेम टाइप का इपीटोप प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको कहेंगे एलो एंटीजन। आइसो एंटीजन क्या होता है कि ये स्पीसीज में तो होगा लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल में होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझोगे आप, ब्लड ग्रुप जैसे बी A B O, तो ए एंटीजन हमारे स्पीसीज में ही है, लेकिन कुछ लोगों में एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, कुछ लोगों के अंदर बी एंटीजन है आरबीसी के ऊपर। तो ये क्या होता है? सबसेट ऑफ स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें हेटेरो एंटीजन क्या होता है? हेटेरो जो एंटीजन क्या होते हैं? डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट होंगे, लाइक प्लांट में प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब बेसिकली उनका इपिटोप अलग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंटीजन का क्लासिफिकेशन सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। ठीक है, जो
एक क्या होता है हेटेरोफिलिक एंटीजन, जो हमारा हेटेरो एंटीजन कुछ कुछ कभी कभी हमारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टेस्ट का नाम याद रख सकते हो कि हेटेरोफिलिक एंटीजन कब हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं, जिसे विल्फ्लिक्स रिएक्शन में यूज़ करते हैं, पॉल बोनेल टेस्ट में यूज़ करते हैं, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये टाइफाइड फीवर में होता है, इसमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होता है, और प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। ये आई थिंक आपको एमसीक्यू के लिए ही ज़रूरत होगा, ज़्यादा इसका ज़रूरत है नहीं। अगर आप एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको समझाऊँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इसमें देखो आप पेशेंट सीरम को क्या कर रहे हो, सिप आरबीसी के साथ मिक्स कर रहे हो, और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं और सी देखते हैं। तो यहाँ पे सिप आरबीसी के अंदर हमारा जो नॉन सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोफिलिक या हेटेरो एंटीजेंस, यही बेसिकली इस टेबल का मेन इंपॉर्टेंट बात है। और ये टेस्ट के नाम की कौन कौन से हमें हेटेरोफिलिक एंटीजेंस यूज होते हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा, तो ये तीन हमारा आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारा इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा साइज। अगर हमारा लार्जर साइज होगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, अगर कम साइज होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स कम आएगा। बेसिकली लार्जर हमारा मोर पोटेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि केमिकल नेचर लाइक अगर प्रोटीन होगा तो सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, कार्बोहाइड्रेट उससे कम, और सबसे कम लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो अगर एंटीजन प्रोटीन वाला है तो सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हमारा मतलब इम्यूनोजेनिसिटी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि अगर हमारा जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होगा। तो पहला हमारा साइज हो गया, दूसरा हमारा केमिकल नेचर, थर्ड हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। इसके बाद हम देखें तो हम नेक्स्ट होता है ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम, मतलब कि अगर हमारा बॉडी उसको डिग्रेड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर लाइक एग्जांपल ले एल अमाइनो एसिड इसको हमारा बॉडी डिग्रेड कर पाता है। तो देखो बेसिकली प्रोसेस ऐसा होता है जो कि हम फर्दर चीज़ में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैप्चर करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, और उनके ऊपर एक मॉलिक्यूल समझ लो आप अभी के लिए, एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, और वहाँ पे देन टी सेल घूमते रहते हैं, उन एंटीजेंस को जो होते हैं उनको डिटेक्ट करेंगे एमएचसी के ग्रुप में, एंड देन बी सेल को इन्फॉर्म करेंगे, एंड बी सेल वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ऐसा ही हमारा इम्यूनिटी काम करता है। तो अगर हमारा बॉडी उसको डिग्रेड कर पा रहा है तो उसका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी अच्छा है, इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। अगर डिग्रेड ही नहीं कर पा रहा लाइक डी अमाइनो एसिड, तो हमारा बॉडी उसको बेसिकली प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, तो हमारा इम्यूनिटी उतने अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा उस एंटीजन को लेकर, ठीक है। तो ये था हमारा ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम, मतलब जो भी एंटीजन आ रहा है वो हमारे टिश्यू एंजाइम से ससेप्टेबल होना चाहिए, रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली डिग्रेडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर फॉरेननेस ऑफ होस्ट, मतलब जितना ज़्यादा फॉरेन हमारा एंटीजन होगा उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे अंदर आएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था हेटेरो एंटीजन, मतलब अगर प्लांट का है अगर एनिमल का है तो उतना ज़्यादा अच्छा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, अगर ह्यूमन का है तो कम आएगा। मतलब नॉन सेल्फ में ज़्यादा अच्छा आएगा सेल्फ से। नॉन सेल्फ में हमने तीन एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे, एलो एंटीजन, आइसो एंटीजन एंड हेटेरो एंटीजन, ठीक है। तो सेल्फ में सबसे कम और नॉन सेल्फ में उनसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा क्या होगा हेटेरो एंटीजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा दो मोर फी, फीचर जो हमारे इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद हम कुछ और फीचर्स देखने वाले हैं। जैसे हमारा जेनेटिक्स, कुछ बॉडी के अंदर क्या होता है जेनेटिक्स बहुत अच्छा होता है, मतलब वो रिस्पॉन्डर होते हैं, और कुछ होते हैं जो नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं। रिस्पॉन्डर का मतलब जो फास्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके अंदर जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बन जाएगा। कुछ लो रिस्पॉन्डर नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी जल्दी नहीं बनता है, तो उनको नॉन रिस्पॉन्डर कहते हैं। तो ये हमारा प्योरली जेनेटिक्स के बेसिस पे होता है, कुछ बॉडी रिस्पॉन्डर होते हैं, कुछ नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं। अब क्या होता है ऑप्टिमल डोज, मतलब डोज भी डिफाइन करेगा कि हमारे अंदर कितना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा लो होगा तो हमारे अंदर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो अगर हम बहुत ज़्यादा दे देंगे तो हमारे अंदर टॉलरेंस भी डेवलप हो जाता है। तो हमारा ऑप्टिमम डोज अगर आएगा तो हमारा इम्यून
रिस्पॉन्स ऑप्टिमल आता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है कि अगर मान लो पेरेंट्रल दे रहे हैं तो हमारा आईजीजी ज़्यादा बनता है, ऐसा इनहेलेशनल दे रहे हैं तो आईजीई ज़्यादा बनता है, ओरल देते हैं तो आईजीए ज़्यादा बनता है, ठीक है। आप यहाँ इस फिगर से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन पे लाइक हम कोई वैक्सीन दे रहे हैं तो उसके अगर वो उसका साइट अगर डेल्टॉयड है तो वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस मतलब इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा शो करवाता है बॉडी के अंदर, और ग्लूटियस मसल में दे रहे हैं तो लो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। इसका कारण ऐसा होता है कि हमारे जो डेल्टॉयड होता है उसमें एपीसी ज़्यादा होता है, जैसे हमने पहले बताया कि एपीसी क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब जो भी एंटीजन आएंगे वो एपीसीज के पास ही जाते हैं जो उनको डिग्रेड करके अपने एमएचसी ग्रुप में शो करते हैं। तो अगर डेल्टॉयड में हमारा ज़्यादा एपीसीज है तो इम्यूनोजेनिसिटी वहाँ पे ज़्यादा शो होता है, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली सारे जो फैक्टर्स जो हमारे इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक बार हम समराइज कर ले फैक्टर्स को। तो पहला था हमारा साइज, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स। सेकंड था केमिकल नेचर, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू इंजाइम, उसके बाद फॉरेननेस ऑफ टिश्यू, मतलब जितना ज़्यादा फॉरेन और नॉन सेल्फ में ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। फिर जेनेटिक्स, हमारा अगर रिस्पॉन्डर है वाला जेनेटिक्स है तो हम ज़्यादा अच्छा एंटीबॉडी बनाएंगे, नॉन रिस्पॉन्डर है तो नहीं बनाएंगे। ऑप्टिमल डोज होना चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी हमारा एंटीबॉडी डिसाइडेड होता है। एंड साइट ऑफ इंजेक्शन पे भी हम हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वेरी करता है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजुवेंट्स के बारे में। एडजुवेंट्स बेसिकली क्या होता है, इन्हेंसर होते हैं। अगर एक वर्ड में बोले तो इसको इन्हेंसर भी बोल सकते हो, मतलब ये ऐसे सब्सटेंस है जिसको वैक्सीन के अंदर ऐड किया जाता है ताकि हमारा इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज हो। जैसे हमने पहले भी पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी, तो हमारा एडजुवेंट भी क्या होता है, हमारे इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करवाता है। तो क्या इसका एग्जांपल अगर देखें तो हमारा एग्जांपल फर्स्ट होता है मोस्ट कॉमन एलम, जिसको अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फॉस्फेट भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये हमारा एलम मोस्ट कॉमन है। इसका मिनरल ऑयल फ्रूट्स इनकम्प्लीट, जिसमें वाटर इन ऑयल और एंटीजन प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स कंप्लीट, जिसमें ये कंप्लीट फ्रूट्स इनकम्प्लीट और किल्ड ट्यूबरकुलोसिस होता है। एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड, मतलब हमारा जो टीडी वैक्सीन होता है उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड ऑफ बॉडी टेल अपर्ट्यूसिस यूज किया जाता है एज एडजुवेंट, जो हमारा इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करवाता है। बीसीजी को भी यूज करते हैं कई बार। नॉन बैक्टीरियल लाइक सिलिका बेरियम सल्फेट को भी हम यूज करते हैं एज एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या सब्सटेंस है जो हमारा वैक्सीन के इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करवाएगा, मतलब इसलिए हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करवाता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, एलम एंड मिनरल ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये मैकेनिज्म ऑफ एडजुवेंट, मतलब एडजुवेंट आखिर काम कैसे करता है, वो कैसे इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करवा सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज करवा सकता है। सबसे फर्स्ट 3 स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिपोर्ट इफेक्ट, मतलब क्या करता है, एंटीजन रिलीज होने में डिले करवा देता है। कैसे करता है, पीपीटी फॉर्म कर देता है एंटीजन के साथ। तो जितना ज़्यादा देर हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन रहेगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा एंटीबॉडी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मतलब प्रोलॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये हमारा पहला था स्टेप 1। सेकेंड क्या करता है, लार्ज प्रेसिपिटेट साइड, ये जो हमने पहले देखा था एंटीजन के साथ ये प्रेसिपिटेट बना रहा था। तो अगर एंटीजन इतना छोटा है, इसके ऊपर अगर मान लो एडजुवेंट लग गया तो साइज बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या इफेक्ट करा था, फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था साइज। तो जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा फैगोसाइट साइटोसिस होने का ज़्यादा चांस या अच्छे से होने का चांस, ठीक है। तो ये था हमारा फैगोसाइटोसिस को भी इंक्रीज करवा देता है। थर्ड हम बात करें टी हेल्पर एक्टिवेशन, मतलब क्या करता है, जितना ज़्यादा देर हमारा एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा उतना ज़्यादा टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा। माइक्रोफेज क्या करता है, सबसे पहले इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, MHC2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। ये MHC क्या होता है, जैसे हमने पहले बोला था कि APC के ऊपर MHC होता है, मतलब मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, टी सेल्स को बेसिकली एंटीजन प्रेजेंट करता है। तो ये MHC हमारा टी सेल को प्रेजेंट करेगा। तो अगर मान लो शुरू से आप देखो कि ज़्यादा देर तक हमारा एंटीजन है तो हमारा मैक्रोफेज क्या कर रहा है, इंटरल्यूकिन ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है। तो इंटरल्यूकिन ज़्यादा सीक्रेट की वजह से क्या हो रहा है, MHC2 का जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा देर तक हो रहा है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है,
हेल्पर सेल एक्टिवेशन ज़्यादा हो रहा है, और हेल्पर सेल ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो वो इन्फॉर्मेशन किसको देगा, बी सेल को देगा। तो बी सेल क्या करेगा, ज़्यादा देर एक्टिवेटेड रहेगा तो ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली सारा कहानी क्या है कि वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करवाता है एंटीजन का हमारा बॉडी के साथ, उसकी इस वजह से ही हमारा सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और साइज को भी इंक्रीज करवाता है। तो ये था हमारा एंटीजन का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जो टी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट एंड सुपर एंटीजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इन एंटीजन पार्ट 2।